जो एडेनोसिन डेरिवेटिव होता है उसी तरह से हमारे पास गुआनोसिन डेरिवेटिव भी होता है। तो गुआनोसिन डाइफॉस्फेट जो है GDP, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ एसोसिएट होकर के बनाता है GTP। तो इस तरह से GTP की सिंथेसिस होती है फ्रॉम द GDP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट किस फॉर्म में होता है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ द फॉस्फेरिक एसिड। Now today we are going to discuss the third part of the respiratory system। आज हम लोग जो रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे उसका तीसरा पार्ट डिस्कस करेंगे। और ये पार्ट जो है, ये जो रेस्पिरेशन की बायोकेमिस्ट्री होती है उसमें एक स्टेप होती है जिसे हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। पिछले टर्म पे हम लोगों ने बात की थी ग्लाइकोलिसिस की। उसके बाद का स्टेप जो होता है वो होता है क्रेब्स साइकिल। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्रेब्स साइकिल। As we know that after glycolysis, from one molecule of the glucose, two molecules of the pyruvic acid are formed. So here we can see that ग्लूकोज का जो एक मॉलिक्यूल था, जब उसमें ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस हुई, वो ग्लाइकोलिसिस जो हम लोग पिछले टर्म पे डिस्कस कर चुके हैं, जिसको एम्डेन-बेयरहाफ-पार्नास साइकिल भी कहते हैं। ये साइकिल जो है, इसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का फॉस्फोराइलेशन करके पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं। ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था और एक मॉलिक्यूल लेके हम लोग चले थे प्रोसेस में, एंड देन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द पायरुविक एसिड इज बीन फॉर्म्ड। और ये जो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल के स्प्लिटिंग से फॉर्म होते हैं। और यहाँ तक का स्टेप जो होता है ये कहलाता है ग्लाइकोलिसिस। अब ये ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस जो हुई थी, ये हुई थी साइटोसॉल में। साइटोसॉल का मतलब ये हुआ कि जो प्रोटोप्लाज्म का जो न्यूक्लियस के बाहर का हिस्सा होता है, जहाँ सेल ऑर्गेनेल्स के अलावा जो बाकी लिक्विड मटेरियल होता है, उसको हम लोग कहते हैं साइटोसॉल। उसी साइटोसॉल में ये प्रोसेस होती है ग्लाइकोलिसिस की। ग्लाइकोलिसिस के बाद जब पायरुविक एसिड बन गया, ये पायरुविक एसिड एंटर करता है इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन, अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो तो उसमें 2 लेयर्स होती हैं, एक आउटर लेयर होती है और एक इनर लेयर होती है। और वो जो बाहर की लेयर होती है उसे कहते हैं हम लोग पेरिफेरल लेयर या पेरिफेरल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। और उसके अंदर वाली लेयर में क्रिस्टी फॉर्मेशन होता है। ये जो क्रिस्टी फॉर्मेशन अंदर की लेयर में होता है, इन दोनों लेयर्स के बीच का जो स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड एज पेरी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इस पेरी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जब पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल एंटर करता है तो वहाँ पर एक कोएंजाइम ए मौजूद है, वो उसके साथ एसोसिएट होता है और यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस होती है, यानी हम उससे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को निकालते हैं। दिस इज द फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल और कार्बन मॉलिक्यूल इज बिन रिमूव्ड फ्रॉम द पायरुविक एसिड। वो जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस हम लोग पढ़ते हैं जब, तो हम लोग कहते हैं 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होते हैं। तो उनमें से पहला मॉलिक्यूल अभी रिलीज़ हुआ है और ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल फर्स्ट मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है और यहीं पर पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन किया जाता है। ऑक्सीडेशन के बाद जो सबस्ट्रेट बनता है वो बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, यानी कोएंजाइम ए इसमें एसोसिएट हुआ, इसका डीकार्बोक्सिलेशन किया हम लोगों ने और साथ ही साथ इसका ऑक्सीडेशन किया। 3 स्टेप्स हुए, यानी कि एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑफ द पायरुविक एसिड, नंबर 2 दैट रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, एंड थर्ड स्टेप इज एडिशन ऑफ कोएंजाइम ए। तो ये कोएंजाइम ए जब एसोसिएट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, तो पायरुविक एसिड 3 कार्बन का मॉलिक्यूल था, जब इससे एक कार्बन निकाल दिया द रिमेनिंग कंपोनेंट इज ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स, तो 2 मॉलिक्यूल कार्बन के बचते हैं। और इस केमिकल को हम लोग कहते हैं एसिटाइल। ये एसिटाइल जब कोएंजाइम एक, ये एसिटाइल ग्रुप है और जब कोएंजाइम ए के साथ एसोसिएट है तो इसका नाम हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये एसिटाइल, ये जो स्टेप है, ये वाली प्रोसेस जो है, ये कहाँ होती है? इट हैपन्स इन पेरी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर इनर मेम्ब्रेन है, उन दोनों के बीच में ये प्रोसेस हुई है। तो यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम ए की सिंथेसिस हो जाती है।
ये एसिटाइल कोएंजाइम ए अब इंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मैट्रिक्स में, यानी मैट्रिक्स जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, अब उसमें एंटर करेगा ये केमिकल, और वहाँ पर मौजूद होता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। दिस ऑक्सैलोएसिटिक एसिड इज इन C4 केमिकल। इसमें 4 कार्बन आइटम होते हैं। इस 4 कार्बन आइटम वाले केमिकल में जब C2 केमिकल जुड़ता है तो 4A और 2A दोनों मिल करके 4 और 2 6 मॉलिक्यूल जो हैं वो बन जाते हैं, एसोसिएट होकर के 6 मॉलिक्यूल का केमिकल सिंथेसाइज होते हैं, एंड दैट केमिकल इज नेम्ड एज साइट्रिक एसिड। दिस साइट्रिक एसिड इज C6 केमिकल, एंड इसके चूंकि पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स थे, एक ग्लूकोज से बने थे, और दोनों में ये प्रोसेस हो रही है, इसलिए हमने 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड इमेजिन करके चल रहे हैं कि यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स पे सेम प्रोसेस हो रही है। तो 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल अंदर एंटर किए, उन्होंने एसिटाइल कोएंजाइम ए के 2 मॉलिक्यूल बनाए, और वो दोनों मॉलिक्यूल जो थे वो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ एसोसिएट होकर के बनाते हैं साइट्रिक एसिड। ये साइट्रिक एसिड जो है, अब इसमें ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है, इसके इवेंट्स जो हैं, इसमें एंजाइम्स और जो प्रोसेसेस हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। हम उसको बता करके पूरा बेसिक डिटेल बता रहे हैं खाली, कि जिससे कि एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर आप अपने आप समझ लेते हैं। तो यहाँ पर साइट्रिक एसिड जो है ये कन्वर्ट किया जाता है एक आइसोमर में, एंड दैट इज कॉल्ड एज आइसोसाइट्रिक एसिड। ये आइसोसाइट्रिक एसिड जो होता है ये साइट्रिक एसिड का आइसोमर है, यानी कि साइट्रिक एसिड जो C6 केमिकल था वो एक दूसरे C6 केमिकल में कन्वर्ट हुआ, और इसका नाम है आइसोसाइट्रिक एसिड। ये आइसोसाइट्रिक एसिड जो है, अब इस आइसोसाइट्रिक एसिड में किया जाता है ऑक्सीडेशन। जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो हम लोग करते क्या हैं, ऑक्सीडेशन में होता क्या है, या तो हम ऑक्सीजन ऐड करें, ऑक्सीजन में होता क्या है, या तो हम ऑक्सीजन ऐड करें या हम हाइड्रोजन का रिमूवल करें। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, आइसोसाइट्रिक एसिड से हमने हाइड्रोजन रिमूव किया, डिहाइड्रोजनेशन किया। तो डिहाइड्रोजनेशन करने पे क्या हुआ कि ये जो था सरफेस जो था आइसोसाइट्रिक एसिड ये ऑक्सीडाइज हुआ, और इसके बाद जो केमिकल फॉर्म हुआ वो हुआ ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड। पर जो इससे हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकाले वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल NAD के साथ एसोसिएट होकर के बना लेते हैं NADH2, और ये NADH2 जो बना है ये बाद में जब हम लोग ETS की बात करेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे कि इससे हमको बाद में 3 ATP मिलते हैं। एक यहाँ बन चुका था NAD, यहाँ भी हमने यहाँ भी हमने ऑक्सीडेशन किया था, यहाँ पर हाइड्रोजन को निकाला था पायरुविक एसिड में से, और NAD को NADH2 में कन्वर्ट किया था, और यहाँ भी NAD को हमने NADH2 में कन्वर्ट किया। ये NADH2 जो है ये केमिकल आइसोसाइट्रिक एसिड जो है, ये आइसोसाइट्रिक एसिड जो है ये भी C6 केमिकल है। ये कन्वर्ट होता है एक दूसरे केमिकल में जिसे कहते हैं हम लोग ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड। ये कब हुआ, कन्वर्ट हुआ जब यहाँ पर हमने इसका ऑक्सीडेशन कर दिया आइसोसाइट्रिक एसिड का। जब हमने ऑक्सीडेशन किया तो उसके बाद बना ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड। ये ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड भी C6 केमिकल है, इसके मॉलिक्यूल 2 हैं। ये 2 मॉलिक्यूल जो यहाँ एंटर हुए हैं इस प्रोसेस में, इस एक ग्लूकोज के स्प्रेडिंग के बाद 2 मॉलिक्यूल बने, वही दोनों मॉलिक्यूल चल रहे हैं यहाँ पर। तो 2 मॉलिक्यूल में ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड के बने। अब यहाँ पर फिर हम लोग करते हैं डिकार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल उससे निकालते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकाला तो उससे क्या हुआ, अब ये C6 केमिकल C5 केमिकल में कन्वर्ट हो गया, और इस केमिकल का नाम है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जो है ये क्रेब्स साइकिल में ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड से फॉर्म हुआ है। पर जब हम लोग खाना खाते हैं ना तो उसमें जो अमाइनो एसिड्स आते हैं उसमें ग्लूटामिक एसिड नाम का भी एक अमाइनो एसिड होता है। वो अमाइनो एसिड भी यहाँ पर फीड किया जा सकता है इस स्टेप पर। यानी अगर रेस्पिरेशन में मान लीजिए कि ग्लूटामिक एसिड हमारे पास काफ़ी सरप्लस क्वांटिटी में है तो हम उसको अल्फा कीटोग्लूटारिक स्टेट में फीड कर देंगे सिस्टम में, तो यहाँ से प्रोसेस इंड्यूस हो जाएगी। जैसे हम लोग बात कर चुके थे पिछले टर्न पर, एलानीन है, ग्लाइसिन है, डिफरेंट अमाइनो एसिड जो हैं वो डीएमिनेशन या ट्रांसअमिनेशन के प्रोसेस से ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं और उनको फिर रेस्पिरेशन में फीड किया जा सकता है। तो यहाँ पर अब ये जो ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड था ये कन्वर्ट हुआ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में, एंड दिस इज अ C5 केमिकल कंटेन्स ओनली 5 कार्बन आइटम्स। इसमें केवल 5 कार्बन आइटम होते हैं, एक कार्बन ये और निकल गया कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, और ये सेकेंड कार्बन निकला है। यानी इस क्रेब्स साइकिल में एक स्टेप पे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ निकली थी और एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ निकल गई। एक NADH2 यहाँ सिंथेसाइज हुआ था और एक NADH2 ये सिंथेसाइज हो गया। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड कोएंजाइम ए के साथ एसोसिएट होकर के फॉर्म करता है सक्सिनिल कोएंजाइम ए, और इसके बाद इसी स्टेप पर फिर कीटोग्लूटारिक एसिड का ऑक्सीडेशन किया गया, और जब ऑक्सीडेशन किया तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमने यहाँ पर
NADH की फॉर्मेशन की, यानी कि अब NAD से हमने हाइड्रोजन निकाले कीटोग्लूटारिक एसिड से, और जबकि हाइड्रोजन निकाले तो ये कन्वर्ट हुआ सक्सेनिक ग्रुप में, सक्सेनेट में, और वो सक्सेनेट जो है जिस समय बन रहा था उस समय जो उससे हाइड्रोजन निकले थे अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से, वो हाइड्रोजन चले गए NAD के पास और इससे फॉर्म हो गए NADH2। तो एक और NADH2 की फॉर्मेशन यहाँ पर हुई, और यहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक मॉलिक्यूल रिलीज हुआ। अब जब एक 5 कार्बन एटम केमिकल था अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, उससे एक कार्बन और निकल गया तो 4 कार्बन एटम बचे। तो उधर 4 कार्बन एटम बचे और इधर इसी स्टेप पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हुई। तो ऑक्सीडेशन होने से क्या हुआ कि ये NAD जो था वो NADH2 में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से ये 3rd कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ रिलीज हुआ, पहली चीज़। कोएंजाइम A का एडिशन हुआ, दूसरी चीज़। और जो हमने ऑक्सीडेशन की प्रोसेस की, यानी डिहाइड्रोजनेशन की प्रोसेस की, उसकी वजह से NAD जो था वो NADH2 में कन्वर्ट हो गया, और केमिकल जो सिंथेसाइज हुआ इंटरमीडिएट केमिकल, दैट इज सक्सिनिल कोएंजाइम A। अब ये सक्सिनिल कोएंजाइम A से कोएंजाइम A वापस रिलीज हो जाता है, और फिर उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है सक्सेनिक एसिड में। जिस समय ये सक्सेनिक एसिड में कन्वर्ट होता है, उसी समय जिस तरह से हमारी बॉडी में ATP होते हैं जो एडेनोसिन डेरिवेटिव होता है, उसी तरह से हमारे पास गुआनोसिन डेरिवेटिव भी होता है। तो गुआनोसिन डाइफॉस्फेट जो है GDP, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ एसोसिएट होकर के बनाता है GTP। तो इस तरह से GTP की सिंथेसिस होती है फ्रॉम द GDP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट किस फॉर्म में होता है? इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द फॉस्फोरिक एसिड। ये फॉस्फोरिक एसिड जो है ये H3PO4 के फॉर्म में होता है। सो नाउ the GTP associates with the inorganic phosphate forming a one molecule of the GTP, यानी guanosine triphosphate। ये और जो रिजल्टेंट केमिकल हमको फॉर्म हुआ सक्सेनिल कोएंजाइम A से, कोएंजाइम A रिमूव होने के बाद, दैट इज सक्सेनिक एसिड। अब ये सक्सेनिक एसिड कन्वर्ट होता है फ्यूमेरिक एसिड में। यहाँ पर फिर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस की गई, और इस पूरी प्रोसेस में कीटोग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन एटम का केमिकल था, अब ये 4 कार्बन एटम वाले केमिकल में कन्वर्ट हो गया, जिसका नाम है सक्सेनिक एसिड। नॉट नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 4। फर्स्ट कार्बन यहाँ रिमूव हुआ था, सेकंड कार्बन यहाँ रिमूव हुआ था, थर्ड कार्बन यहाँ रिमूव हुआ। तो ये प्रोसेस शुरू हुई थी, यहाँ पर 3 थे, एक निकल गया था, 2 बचे थे, फिर 4 के साथ एसोसिएट होकर 6 कार्बन हो गए थे। ये 6 कार्बन एटम वाला 5 में कन्वर्ट हुआ, फिर 5 कार्बन एटम वाला केमिकल जो था ये 4 वाले केमिकल में कन्वर्ट हो गया, 4 कार्बन एटम वाले केमिकल में कन्वर्ट हो गया। नाउ this succinic acid, now when it is converted in the form of the fumaric acid by the process of oxidation, then again the process of dehydrogenation takes place. Along with that, this is the process of, we can call this is the process of oxidation, और उसकी वजह से जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो हुआ फ्यूमेरिक एसिड। और यहाँ पर NAD इज़ नॉट एन हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, यहाँ पर हाइड्रोजन एक्सेप्टर जो है, हाइड्रोजन रिसीव करने वाला जो केमिकल है वो है FAD, और ये FAD कन्वर्ट हो जाता है FADH2 में। ये FADH2 जो है जब ये फॉर्मेशन हो गया तो ये सक्सेनिक एसिड कन्वर्ट हो गया इन द फॉर्म ऑफ द फ्यूमेरिक एसिड, और ये फ्यूमेरिक एसिड जो है फिर ये कन्वर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ द मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड जो है ये फिर ऑक्सीडाइज किया जाता है। जब मैलिक एसिड ऑक्सीडाइज होता है तो फिर हमने उससे 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन निकाले, और जब 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन निकाले तो वो जाकर के NAD के साथ एसोसिएट होकर के NADH2 बना लेते हैं, और जब 2 मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन जो हैं वो जाके NAD के साथ अटैच होकर NADH2 बना लेते हैं। इसके बाद जो रिजल्टेंट केमिकल मिलता है दैट इज ऑक्सलो एसिटिक एसिड। ये ऑक्सलो एसिटिक एसिड जो है ये फिर रॉ मटेरियल से यूज़ होगा नेक्स्ट साइकिल के लिए, एंड दैट्स लाइक दिस प्रोसेस विल कीप ऑन गोइंग, और ये हमेशा चलती रहेगी। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हमेशा ऑक्सलो एसिटिक एसिड मौजूद रहेगा। रेस्पिरेशन में पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में बना करके हम उसको सप्लाई करते रहेंगे मैट्रिक्स को, और ये प्रोसेस चलती रहेगी। इफ ड्यू टू एनी अदर फैक्टर, इफ द पायरुविक एसिड इज नॉट अवेलेबल, इफ द ग्लूकोज इज नॉट अवेलेबल, देन वी कैन फॉर्म द पायरुविक एसिड फ्रॉम द एलानिन। इफ सपोज एलानिन इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल, we can form the acetyl coenzyme A from the glycine. So different amino acids can be used in the process of respiration by the process of transamination or process of deamination. And this is all about the Krebs cycle.
दिस इज़ ऑल अबाउट क्रेब्स साइकिल। ये सारी बात क्रेब्स साइकिल के बारे में हुई। क्रेब्स साइकिल में अब हम एक बार सरसरी निगाह से रिवाइज करते हैं कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो ग्लाइकोलिसिस के बाद पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल था जो कि 6 कार्बन एटम का केमिकल था, ये 3 कार्बन एटम वाले 2 मॉलिक्यूल्स में टूटा जिसको पायरुविक एसिड कहा गया। ये पायरुविक एसिड की फॉर्मेशन होती है साइटोसॉल में, इट इज़ फॉर्म्ड इन द साइटोसॉल ऑफ द सेल, और वहाँ से ये माइग्रेट करता है, इट एंटर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड रीचेज टू द पेरी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पहुँचता है। वहाँ पर पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए बाय प्रोसेस ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। कार्बन डाइऑक्साइड हमने निकाली, 3 कार्बन एटम वाला केमिकल 2 कार्बन एटम वाले केमिकल में कन्वर्ट हुआ। साथ ही साथ क्या हुआ कि इसमें हमने कोएंजाइम ए ऐड किया और इसको ऑक्सीडाइज किया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन बाहर निकल गए जो कि NAD के साथ एसोसिएट होकर के NADH2 बना लेते हैं। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ये ऑक्सिलो एसिटिक एसिड के साथ एसोसिएट करता है वेयर इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, यानी इतना स्टेप जो था दिस वाज देयर इन द पेरी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये जो चरण था रिएक्शन का, ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर और बाहर की झिल्ली के बीच का जो स्पेस होता है जिसे हम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं, वहाँ पर हुआ। इसके बाद ये एसिटाइल कोएंजाइम में अब अंदर आ जाता है मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है और वहाँ ऑक्सिलो एसिटिक एसिड के साथ एसोसिएट होकर साइट्रिक एसिड बनाया। ये दिस इज C6 केमिकल। ये साइट्रिक एसिड कन्वर्ट होता है आइसोसाइट्रिक एसिड में। आइसोसाइट्रिक एसिड जो है ये ऑक्सीडाइज होता है और बनाता है ऑक्सिलोसक्सेनिक एसिड। इसके यहाँ पर NADH2 की सिंथेसिस हो गई। इसके बाद ऑक्सिलोसक्सेनिक एसिड जो है इसमें डीकार्बोक्सिलेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इससे निकाल देते हैं तो 5 कार्बन एटम वाला केमिकल बन जाता है जिसे हम अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड कहते हैं। ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जो है इसका फिर ऑक्सीडेशन जब हम करते हैं और साथ ही साथ डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं और तीसरा काम करते हैं कि इसमें कोएंजाइम ए जोड़ देते हैं, तो ये जो है सक्सेनल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन होती है। और ये सक्सेनल कोएंजाइम ए जो है जब बनता है तो उसी समय यहाँ पर NAD के एक मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होती है, यानी NAD से NADH2 की फॉर्मेशन होती है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल और निकल गया। अब ये जो 5 कार्बन एटम वाला केमिकल जो था ये 4 कार्बन एटम वाले केमिकल में कन्वर्ट हो गया। ये 4 कार्बन एटम वाला केमिकल जो है दिस सक्सेनल कोएंजाइम ए इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ द सक्सेनिक एसिड। मीन टाइम 1 मॉलिक्यूल ऑफ GTP इज बीन सिंथेसाइज्ड फ्रॉम GDP and inorganic phosphate. Succinic acid is converted in the form of the fumaric acid, and when the fumaric acid is being formed, again a process of oxidation takes place. The hydrogen is removed from the substrate or from the succinic acid, और वो हाइड्रोजन जब रिमूव हुआ तो ये हाइड्रोजन किसको मिला, FAD को मिला, इससे बन गया FADH2। और फ्यूमेरिक एसिड जो है फिर ये कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में। ये भी C4 केमिकल है, ये भी C4 केमिकल है, ये भी C4 केमिकल था और ये भी C4 केमिकल है। ये 4 कार्बन एटम वाला केमिकल है। ये मैलिक एसिड कन्वर्ट होता है ऑक्सीडेशन के बाद इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। ऑक्सीडेशन के दौरान NAD जो है इट इज़ कन्वर्टेड इन फॉर्म ऑफ द NADH2, या जिसे हम कहते हैं NAD2H। बात एक ही होती, चाहे आप NADH2 कह दीजिए, H++ H लिख देते हैं, या फिर हम उसको कह दें 2H, और ऑक्सिलो एसिटिक एसिड नेक्स्ट साइकिल के लिए अवेलेबल हो जाता है। इस पूरी प्रोसेस में जो खास बात हुई वो क्या कि 3 पॉइंट्स पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव हुई। एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल यहाँ निकला, एक यहाँ निकला और एक यहाँ निकला। 3 कार्बन एटम मॉलिक्यूल एक क्रेब्स साइकिल में निकले, यानी एक पायरुविक एसिड साइकिल में निकले या एक एसिटाइल कोएंजाइम से निकले। तो चूंकि ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल बनते हैं पायरुविक एसिड के, तो इस तरह से टोटल 3 की जगह 6 मॉलिक्यूल हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के जो कि निकलते हैं ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल। ऑन अदर हैंड अगर हम इसकी बैलेंस शीट टैली करें तो यहाँ पर NAD इज इक्वलेंट टू 3 ATPs एंड FAD इज इक्वलेंट टू 2 ATPs, और GDP जो होता है इसको हम लोग ATP के इक्वलेंट मानते हैं। ये ATP नहीं होता पर ATP के इक्वलेंट होता है, तो एक मॉलिक्यूल ये हो गया। तो इस तरह से जो टोटल हमको मिलते हैं ATPs इस साइकिल में वो 3 इसकी वजह से, 3 इसकी वजह से, 3 इसकी वजह से, 1 इसकी वजह से इस वाले स्टेप से, 2 इसकी वजह से और 3 इसकी वजह से, टोटल मॉलिक्यूल जो मिलते हैं वो हमको मिलते हैं 12 मॉलिक्यूल जो हैं वो मिलते हैं थ्रू NADH2। 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं FADH2 के वजह से और 1 मॉलिक्यूल मिलता है GTP की वजह से। टोटल 15 ATPs की सिंथेसिस, 15 ATP के इक्विवेलेंट यहाँ पर सिंथेसिस की प्रोसेस होती है और ये होता है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में चूंकि रॉ मटेरियल के फॉर्म में हमने यूज़ किया था पायरुविक एसिड को, दैट्स वाई
इसमें 3 कार्बन एटम वाला केमिकल फीड किया था, तो दैट वी ऑल्सो कॉल दिस साइकिल एज इन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसमें 3 कार्बन यूज हुए तो इसे TCA साइकिल भी कह देते हैं। नाउ अगर हम एक मोटे तौर से बैलेंस की बात करें, टोटल जो ATPs कुल कितने बने और कितने कंज्यूम हुए और कितने खर्च हुए, तो देखें हम ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में ATPs जो होते हैं वो एज ATP हमको कितने मिले थे। जब ग्लाइकोलिसिस पेज टर्न पे बात की थी हम लोगों ने तो बताया था 4 ATP मिलते हैं, और हमको वहाँ पे चूंकि 2 मॉलिक्यूल NAD के मिले थे, तो 2 मॉलिक्यूल के NAD मिलने की वजह से क्या होता है, ATP फ्रॉम द NADH2 जो है वो हमको मिलते हैं 3 एक से मिलते हैं, तो चूंकि 2 मॉलिक्यूल तो 6 ATP ये हो जाते हैं, तो 4 मॉलिक्यूल ये मिले, 6 ये मिले, तो टोटल गेन ATP का कितना होता है ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस, दैट इज 10 ATP। पर चूंकि एडवांस में कंज्यूम कर चुका था, जब हमने ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फिर ग्लूकोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनाया था, तो हमने एडवांस में 2 ATPs खर्चा कर दिए थे। तो चूंकि एडवांस ATP हमने यूज़ कर लिए थे इन एडवांस, उनको हम माइनस कर देंगे, क्योंकि फ़ायदा कुल कितना हुआ, जितना उधार लिया था उतना वापस कर दिया, बचा हुआ खर्चा किया। तो 10 थे हमारे पास ATP बने थे, पर चूंकि 2 एडवांस हम खर्चा कर चुके थे, तो फ़ायदा हमको कुल कितना हुआ, नेट गेन ऑफ द ATP ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज 8 ATP। बट टोटल 10 ATPs were formed, the total gain was 10 ATP, but net gain was only 8 ATP because 2 ATPs were already consumed in advance. Here in the case of the Krebs cycle, if we talk about the Krebs cycle, ATPs obtained from the NAD, because in each cycle 4 molecules of NAD are formed, एक मॉलिक्यूल ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, 4 जगह पर NAD बना है। सो 4 molecules of NAD are formed in single cycle. From 2 pyruvic acid molecule will get 8 NADs. तो ATP from the 4 NADH2 is 3 into 4 is equal to 12. ATP from the FAD is 2 into 1 is equal to 2. ATP like GTP is 1, and the total gain of the ATPs from 1 molecule of the pyruvic acid is 15. And after breakdown of the glucose, 2 molecules of the pyruvic acid are being formed. That's why from 2 molecules of the pyruvic acid, total gain is 15 into 2 is equal to 30. So 30 ATPs are formed in the Krebs cycle by oxidation of 1 glucose molecule. Now, so total ATP formed by the 1 glucose molecule is 30 into 10 is equal to 40. 10 ये मिले हैं, 30 ये मिले हैं, तो टोटल 40 का गेन हो गया एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कंप्लीट ऑक्सीडेशन पे। बट नेट गेन ऑफ द ATPs कितना हुआ, व्हाट इज द नेट गेन, बिकॉज 2 वर कंज्यूम्ड ऑलरेडी इन एडवांस, सो दैट्स व्हाई if we 40 minus 2 is equal to 38. So net gain of the ATPs is 40 minus 2 is equal to 38. तो क्योंकि 2 एडवांस में खर्चा कर लिए थे, 40 कुल बने, 10 यहाँ बने, 30 यहाँ बने, 30 और 10 40, 2 ऑलरेडी हम उधार लेके खर्चा कर चुके तो उनको घटा दिया, तो टोटल फायदा हमको जो हुआ फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ द 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल दैट इज 38 ATP. बट because GTP is equivalent to the ATP, it is not ATP. So sometimes some of the authors, some of the workers say that how many ATPs are actually formed during the Krebs cycle. तो उसमें क्या होगा, हम ATPs में GTP को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, नेट गेन ऑफ द ATP जो हुआ 38 ATP हुआ, पर नेट गेन ऑफ ATP ऑब्टेन्ड एज ATP दैट इज 38 minus 2 GTP, क्यों GTP is not ATP, it is equivalent to ATP, so 38 minus 2 ATP is 36 ATP. So when we exclude the GTP, then the total gain of the ATPs during the process of Krebs cycle or glycolysis or the during process of the cellular oxidation is 36 ATP. But if we include the GTP which is equivalent to the ATP, then the gain is 38 ATP. But actual gain, the total gain in the process is 40 ATP. So this is all about the Krebs cycle today. आज हम लोगों ने बात की Krebs cycle के बारे में, और इसके बाद इसका एक थर्ड पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसको हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। और फिर मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगा जो हमेशा करता हूं कि भाई देखते हैं, अच्छा करते हैं, बहुत से लोग देख रहे हैं, मगर आप इनको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते जाइए। और अगर कुछ आपको लगता है कि इसमें कुछ सजेशन देना है तो बताएं, क्योंकि ये जो वीडियो बनाए हैं ये एक्चुअली हमने बहुत हाई लेवल के नहीं बनाए हैं,
ना बहुत लो लेवल के बनाए हैं, इन बिटवीन लेवल के बनाए हैं, ताकि जिनको बेसिक कॉन्सेप्ट आता है उनको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए आपको ज़रूरत भर का मैटर मिल जाए। और साथ ही साथ जो है, अगर आपको सिस्टम को समझने में, साइकिल को समझने में दिक्कत है, तो एक क्रूड कॉन्सेप्ट जब आपके दिमाग में होता है, तब जब आप पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आती हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूं, इसके बजाय कि मैं केवल टोटल या तो बहुत बायोकेमिस्ट बन करके आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड ढंग से इसको बताऊं, तो वो भी मैंने नहीं किया। और ये भी नहीं किया कि इसको बड़ा सुपरफ्लुअस इन्फॉर्मेशन दी हो, सुपरफिशियल इन्फॉर्मेशन दी हो कि आपको पूरी बात ही समझ में ना आए। कुछ बुक्स में क्या होता है कि जहाँ जहाँ एसिड वर्ड यूज़ हुआ है, वहाँ पर एसिड की जगह पर, खासतौर से एनसीईआरटी किताबों में खास बात है, और कुछ और किताबों में भी है बायोकेमिस्ट्री की, कि उन्होंने साल्ट के नाम लिखे हैं, क्योंकि एसिड कैन नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द एसिड, इट ऑलवेज एसोसिएट विद एनी मिनरल एंड फॉर्मिंग द साल्ट्स। सो दैट्स वाई जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको जो मिलेगा वो हो सकता है आपको यहाँ मिले पायरुवेट, यहाँ पर आपको मिले ऑक्सोएसिटेट, यहाँ पर मिले साइट्रेट, आइसोसाइट्रेट, या कीटो ऑक्सोसक्सिनेट, या अल्फा कीटोग्लूटारेट, या यहाँ जो है सक्सिनेट, यहाँ पर फ्यूमरेट और यहाँ पर मैलेट। तो हो सकता है कि मैलिक एसिड जगह मैलेट लिखा हो, यानी उसका साल्ट का नाम लिखा हो, साल्ट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फ्री नहीं एग्जिस्ट करता एसिड इसलिए, या फिर वो ऑक्सोएसिटेट के फॉर्म में हो सकता है, या पायरुवेट के। तो 8 वर्ड लगा होगा उसमें, एंड दैट ओनली इंडिकेट्स दैट दिस chemical exists in the form of the salts in the protoplasm. Now, so thank you very much, and next time we'll meet in next lecture. And again I request you to share, like, subscribe my lectures, और सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन बढ़ा देंगे तो अच्छा लगेगा बहुत से, जब क्योंकि होता है जो लोग देख रहे होते हैं वीडियो, आमतौर से जिनको मतलब हल हो गया वो लोग आगे ज़्यादा इस बात पे ध्यान नहीं देते कि हम इसको लाइक भी कर दें या सब्सक्राइब भी कर दें, शेयर भी कर दें। और दूसरा, जब नया कोई वीडियो देखता है तो वो उसमें जब लाइक और सब्सक्राइब की सफिशिएंट नहीं होता, तो मैटर कितना बढ़िया हो वो उसके अंदर जाए बगैर बाहरी से निकल जाते हैं। तो जो डीप स्टूडेंट स्टडी करने वाले होते हैं वो देख तो लेते हैं, पर वो इतने बिजी होते हैं स्टडी में कि उनको इतना टाइम नहीं होता लाइक सब्सक्राइब करें। और जो सुपरफिशियल स्टडी करते हैं, जो सुपरफिशियल स्टडी करते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि वो लाइक्स और सब्सक्राइब देखते हैं और उसके बाद तब वो देखना शुरू करते हैं। तो उसमें होता ये है कि जो एक्चुअली कंटेंट की तलाश में होते हैं उनको मैटर मिल नहीं पाता। तो कोशिश ये करें कि आप इनको लाइक और सब्सक्राइब भी करते चलें। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा ऑन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में बात करेंगे, दैट विल बी द हाउ द ATPs आर बीन फॉर्म्ड फ्रॉम NADH2 और FADH2। ये हम लोग नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे। एंड दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द बायोकेमिस्ट्री ऑफ द रेस्पिरेशन। थैंक यू वेरी मच।